Mughal relation with other rulers. Students, now we will talk about the Mughal relation with other rulers. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अकबर एक टॉलरेंट किंग था। उसने समझ लिया था कि अगर हमें हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो हमें यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, उनको भी समझना होगा, उनके संग दोस्ताना माहौल क्रिएट करना होगा। तो you will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against the ruler who refused to accept their authority. मैंने बताया था कि उन्होंने कई सारे राजाओं को चांस दिया कि अगर वो उनकी सुप्रीमेसी, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उन्हें फ्रीली रूल करने देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने इसके लिए कई सारी फाइट की, जिनसे कि वे उन राज्यों को जीत लें जो उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटियरली। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई कि जब दूसरे राजाओं ने देखा कि मुगल यहाँ खुद को स्थापित कर चुके हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी उन्हें ठीक लगी, तो उन्होंने खुद से उन राजाओं को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरीड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। तो राजपूत राजाओं ने ऐसा क्या किया, जब उन्होंने देखा कि मुगल्स को यहाँ पावरफुल होते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ मैट्रिमोनियल संबंध यानी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल राजाओं से कर दी एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। और बदले में मुगल्स ने क्या दिया, उन्हें अच्छी पोजीशन से नवाजा या उन्हें दूसरे अच्छे क्षेत्रों का साम्राज्य सौंप दिया। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। पर ये सभी के साथ नहीं था, ऐसा भी था कि दूसरे लोग, कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जो अभी मुगलों के विरोध में थे। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम बात करें सिसोदिया राजपूत की, तो शुरुआत दौर में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. जब वो एक बार हार गए और मुगलों ने उसके बाद भी उनसे अच्छा बर्ताव किया। Giving their lands वतन back as assignment। और मुगल ने क्या किया कि उनके हारने पर भी उनकी जो ज़मीन थी, जागीर जिसे वो बोलते थे वतन, उन्हें वापस कर दी, तो वे भी मुगलों के लॉयल हो गए। The careful balance between the defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। यानी मुगल राजाओं ने क्या नीति अपनाई कि जिन राजाओं को हरा देते थे उसके बाद भी उनसे बदसलूकी यानी बुरा बर्ताव, मिसबिहेवियर नहीं करते थे। उसकी इन पॉलिसी से काफ़ी राजाओं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ा और उन्होंने मुगल से मैत्रिक संबंध यानी फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने शुरू किए। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप देयर बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी राजा एक जैसे हों। जहाँ अकबर अपनी पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट था, अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट था अपनी पॉलिसी को लेके। एज आई टोल्ड यू, ही वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम। वह एक कट्टर मुसलमान था और सिर्फ इस्लाम का प्रमोशन चाहता था। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यू सी मनसबदार एंड जागीरदार्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट मनसबदार एंड जागीरदार्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू नो दैट कि मनसबदार थे कौन। देखो, जब मुगल्स यहाँ पर आए, उनका साम्राज्य छोटा था। जिस तरह मुगल्स जो एम्पायर था एक्सपेंड हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स किए। ये जब रिक्रूटमेंट्स करते थे तो शुरुआत में सिर्फ इनके लिए जो लोग काम करते थे वो तुर्किश नॉबल थे। बाद में इनके साथ राजपूत, अफगान्स, मराठास, मुस्लिम्स, इंडियन कई सारे लोग जुड़ गए। तो वो लोग, द पीपल हु जॉइन मुगल्स टू सर्व आर नोन एज मनसबदार। तो जिन लोगों ने मुगलों की सेवा की डिफरेंट फॉर्म्स में, वो कहलाए मनसबदार। नाउ लुक एट दिस, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। यानी मनसबदार उसे कहते थे जिसके पास एक पोजीशन हो मनसब की। और मनसब मीन्स क्या है, मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। यानी कि जिस व्यक्ति के पास मुगल दरबार में कोई रैंक होती थी, कोई पोजीशन होती थी, उसे हम कहते थे मनसबदार। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाई द मुगल्स टू फिक्स। तो मुगल्स का एक सिस्टम था जिसके थ्रू वो फिक्स करते थे क्या, द रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाई ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। तो बच्चों, उनकी रैंक और सैलरी किससे डिटरमाइन होती थी, जात से। द हायर द जात, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नॉबल्स पोजीशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। यानी जितनी ज़्यादा उनकी जात होगी उतनी उनकी पोजीशन अच्छी होगी मुगल दरबार में और उतनी अच्छी सैलरी। जात क्या था, सपोज जैसे कि जो ये मनसबदार थे, इन्हें वो थे कैवलरी, घुड़सवार, उन्हें मैनेज करना होता था। तो जिस व्यक्ति के पास 1000 सैनिक होते थे उसकी रैंक कम थी। जो व्यक्ति 5000 घुड़सवारों को मैनेज कर रहा है, उनकी ब्रांडिंग करवा रहा है, उसकी जात ज़्यादा थी, तो उसकी रैंक भी और सैलरी भी बढ़ जाती थी। द मनसबदार्स मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार। मनसबदार का काम क्या था कि जब भी राजा का युद्ध हो तो वह राजा को इस तरह के सैनिक की सप्लाई करते थे, तो उन सैनिकों को उन्हें मेंटेन करके रखना होता था। सवार और कैवलरी मैन यानी घुड़सवार। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड,
देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। तो मनसबदार क्या करते थे कि राजा को समय समय पर यहाँ घोड़े लाकर दिखाते थे, उनको रजिस्टर्ड कराते थे कि किस मनसबदार के अंडर कितने घोड़े हैं, और इसी के लिए उनकी ब्रांडिंग के बाद उन्हें सैलरी मिलती थी, जो मनसबदार उन लोगों को पे करता था। किसको? उन घुड़सवारों को। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वर समवॉट लाइक इक्ता। तो मनसबदार को सैलरी किससे मिलती थी? उन्हें जागीर, यानी उन्हें इस तरह की ज़मीन दे दी जाती थी कि जिससे मिलने वाला टैक्स मनसबदार का होता था, और मनसबदार उस पैसे से इन लोगों को पे करते थे। तो ये जो जागीर थी, इन्हें हम कह सकते हैं विच वर समवॉट लाइक इक्ता, जैसा कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता या इक्तेदार थे वैसे। लेकिन बट अनलाइक लाइक मुक्तीस, मुक्तीस बच्चों, इक्ता और मुक्ति में अंतर समझिए। इक्ता मीन्स वो लैंड है जो कि राजा दे देता है किसको? अपने नॉबल्स को, सोल्जर्स को, जिससे प्रोड्यूस होने वाले टैक्स को वो एज अ सैलरी रख सकते थे। लेकिन मुक्ति वर द पीपल हु कलेक्टेड टैक्स, मुक्ति लोग वो थे जो कि टैक्स कलेक्ट किया करते थे। मोस्ट ऑफ द मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। तो बच्चों, जो ये मनसबदार थे, इन्हें जो जागीर दी जाती थी, ये अक्सर उसमें रहने वाले नहीं होते थे और ना ही इसे एडमिनिस्टर करते थे, क्योंकि इन मनसबदारों को कहीं और सर्व करना होता था। ओके स्टूडेंट्स, in Akbar's reign these jagir were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar। अकबर के वक्त इन जागीरों को इस तरह प्रोग्राम किया गया था या अरेंज किया गया था कि उनसे इतना टैक्स प्रोड्यूस हो सके जिससे कि मनसबदार की सैलरी निकल सके। By Aurangzeb's reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum। तो बच्चों, औरंगजेब का शासनकाल आते आते क्या हुआ कि ये जो सिस्टम था नहीं चल पाया इफेक्टिवली, क्योंकि जो ज़मीन वो देते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, उससे इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता था कि मनसबदार सैलरी पे कर सकें। और एक्चुअली क्या होता था कि वो जो टैक्स कलेक्शन था, जो उन्हें पीजेंट्री से मिलता था एज ए टैक्स, हमेशा कम रहा करता था। इसके साथ साथ देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार विच मीन्ड अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड जागीर। बच्चों, अकबर के वक्त जो मनसबदार थे उनकी संख्या थी 29। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब, ये क्या हुआ? औरंगजेब के वक्त आते आते ये संख्या कितनी हो गई? 79। तो इससे क्या होता था कि अब मनसबदारों को वेट करना पड़ता था जागीर को रिसीव करने के लिए। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो अब उनके पास जो जागीर थी उसमें से क्या करते थे कि उन किसानों को वह फोर्स किया करते थे अधिक से अधिक टैक्स पाने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो किसान थे वो औरंगजेब के विद्रोही हो गए। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। और लास्ट जो औरंगजेब के शासनकाल के लास्ट ईयर थे, उसे वहाँ किसानों का विद्रोह फेस करना पड़ा, क्योंकि किसान इस सिस्टम से काफ़ी परेशान हो चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, so student, this is all for today. Rest of the topic I will discuss in my next video. Thank you and do good take care of yourself.